बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान ने गुज़श्ता कुछ अरसे से मुतहरिक खारजा पॉलिसी अपनाई है। पाकिस्तान इलाकाई सतह पर ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के सदर दौरे पाकिस्तान पर हैं, उनका गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल किया गया और तिजारती ताल्लुकात पर भी बड़ी अहम पेशरफ्त हुई, जिस पर अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान ने यह कहा कि ईरान के साथ तिजारती मुआहदों पर पाबंदियों का खतरा हो सकता है। तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिन पाबंदियों के खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी और उसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। नाज़रीन, इससे कबल सऊदी वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी पर अहम फैसले हुए। आज वफाकी वज़ीर बराए तरक्की व मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि सऊदी अरब जल्द $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का 28 अप्रैल को दौरा सऊदी अरब मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर के दौरे के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे। उधर हुक्मरान जमात के कायद नवाज शरीफ भी दौरे चीन पर हैं। पाकिस्तान के वज़ीर खारजा इसहाक डार ने भारत से तिजारत का इंदिया दिया है। पाकिस्तान की मुतहरिक खारजा पॉलिसी कितनी मुस्बत है, इस पर हम बात करेंगे, और ये कि ये मईशत के साथ कितनी लिंक्ड है, इस पर भी हम बात करेंगे। पैनल का तारुफ प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि कल जब हम बात कर रहे थे कि ईरानी सदर का जो दौरा है पाकिस्तान है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, तो तमाम एक्सपर्ट्स का यही कहना था कि ये एक अहम दौरा है मौजूदा आलमी तनाजुर में भी अगर इसकी बात की जाए। अब मुआशी तौर पर अब जो अमेरिका का रद्द-ए-अमल है वो आपके सामने है, मुआशी तौर पर कितना फ़ायदेमंद है पाकिस्तान की ये जो मुतहरिक खारजा पॉलिसी है? आपको लग रहा है लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा होगा या कुछ खदशात भी इसके साथ जुड़े हैं? ब्रिगेडियर साहब देखिए, ये बहुत ही दौर है, इसको कोई जी। ब्रिगेडियर साहब, ऑडियो आपकी क्लियर नहीं है। कैन यू हियर मी नाउ? जी जी जी। देखिए, ये एक बहुत दौर है, इसमें कैश कैसे करना है ये हमारे पे, इसके लिए पाकिस्तान को अपने मफादात को देखने हैं। वी अंडरस्टैंड कि बड़ी मुश्किल से हमने ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात किए, जिस तरीके से हमने उनको वेलकम किया है। दिस स्पीक्स कि पाकिस्तान ईरान के म्यूचुअल इंटरेस्ट है। एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर सिक्योरिटी है, बॉर्डर के ऊपर इकोनॉमिक जोन बनाना चाह रहे हैं और उसके साथ आप तजारत करें जो यू वांट के $10 बिलियन पे अल्टीमेटली लेके जाएंगे। दौरा जो साथ सऊदी अरब का ये बहुत अहम है, क्योंकि आई एम श्योर कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में वहाँ जाएंगे सऊदी अरब में, तो जाकर बताएंगे कि पाकिस्तान के लिए क्या ईरान से बात हुई है, हमारे ताल्लुकात का सऊदी अरब के ताल्लुकात कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वी रिमेन बदली कंटेन, हम अपनी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताएंगे। सऊदी अरब बहुत सपोर्ट करता है और वी नीड सपोर्ट ईरान, ये अलग नेबर्स के ताल्लुकात है। साथ ही साथ हमें अगर हम सऊदी अरब को कन्विंस कर लेते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा अमेरिकन को डील करने के लिए, क्योंकि एक बात क्लियर हो गई कि अमेरिकन डोंट वांट पाकिस्तान टू इकोनॉमिकली प्रॉस्पर। बी वेरी क्लियर जी। अगर थोड़ा बिजनेस दे देते हैं, IMF वर्ल्ड में लटका के कंडीशन लगा के पैसा $1 बिलियन, इट इज नथिंग। वी हैव टू सी अभी हमारे इंटरेस्ट क्या है। अगर हमें एनर्जी ईरान से मिलती है, जो कि चाइना और इंडिया ने 50% रिबेट प्राइस पर ऑयल ले रहा है वहाँ से, और सारी सैंक्शन हमारे पर लग रही हैं, तो ये हमें अमेरिकन को ब्रीफ करने की ज़रूरत है बड़े क्लियर टर्म में कि हमें इकोनॉमिक तरक्की चाहिए। व्हाट ऑल वी हैव डन फॉर देम, दे डिड नॉट बॉदर कि हमने $130 बिलियन का लॉस किया, हमने अपने लोग फौजी सिविलियन शहीद कराए, दे नॉट पुश्ड। कम अज़ कम हमें कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सर्ट करना है, बड़ी अच्छी सोच समझ के साथ हमारी डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। पाकिस्तान ईरान हैज़ टू बी वेरी क्लोज, और हमें उनसे आपस में बामी ज़रूरत है, जैसे गर्दी के खिलाफ भी, तजारत के लिए भी, और फिर हम इवन उनसे बायलैटरल ट्रेड में उनसे लोकल करेंसी में डील कर सकते हैं। आई थिंक इसके ऊपर हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अमेरिकन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, बताएं कि व्हाट इंडिया हैज़ गॉट बेनिफिटेड, व्हाट चाइना इज़ डूइंग इट, और आप हमें जो हम पहले इकोनॉमिकली मर रहे हैं, आप हमें कहीं तो चांस लेने दें, कहीं हमें इंडिपेंडेंट पॉलिसी दें। ना हमें आप CPEC बनाने देना चाहते हैं, ना में हम ईरान से तजारत करना देना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट? आई थिंक इसके ऊपर आप हमें बैठ के पहले अपनी इन हाउस डिस्कशन करें, रीच टू अ कंक्लूजन, और फिर जाएं। आपके सामने $95 बिलियन की अमेरिकन ने एड दी है इजराइल, यूक्रेन और ताइवान।
और पाकिस्तान को जो कुछ तबाह करके वो गए हैं, हमने अपने आप को तबाह कर लिया अपनी गलत पॉलिसी से लिया। आई डू एग्री, बट देन देयर शुड बी सम रियलाइजेशन। ये तो नहीं है कि आप एक मुल्क को बिल्कुल अबंडेंट छोड़ के चले जाएं फिर इकोनॉमिक सैंक्शन का जोर देते रहें। आई थिंक यहाँ पर हमें बहुत ही डेलिकेट डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा वक्त है। पाकिस्तान की मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट बहुत स्टैब्लिश हो रहे हैं। अभी हमने जनवरी में उनसे वेरी नेवल एक्सरसाइज भी की है। जो हालात स्ट्रेन हुए थे हमारे ये ड्रोन अटैक्स के बाद, बहुत ही समझदारी से दोनों ममालिक ने बहुत ही बुर्दबारी से प्रोफेशनल तरीके से हमने उसको रिपेयर कर लिया। और ये दौरा जिस तरीके से पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस दी है, दिस स्पीक्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ थिंग्स कि हम तजारत में, मुआशी तरक्की में, ट्रेनिंग में, बॉर्डर सिक्योरिटी में, बॉर्डर ट्रेड में, वी वांट ऑल, और 8 से 10 ज़्यादा अच्छे साइन दिए हैं। दैट मीन पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा है। जिस तरीके से हमने उनको वेलकम किया है, दे रियलाइज इट नाउ, और मेरे ख्याल में इसको हमें हर हालत में आगे लेके चलना है। और द की टू सक्सेस इज के सऊदी ब्रदर्स को हम ब्रीफ करें, दे विल अंडरस्टैंड पाकिस्तान प्रॉब्लम, और साथ उसके बाद वी हैव टू अमेरिकन को सऊदी अरब के थ्रू भी और खुद भी डायरेक्ट बात करके उनको इस बात के बारे में। ब्रिगेड साहब कह रहे हैं कि हमें इसको आगे लेकर चलना है और ये बड़ी एक अच्छी एफर्ट्स है अगर हम खारजा पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। क्या आपको लगता है कि अब पाकिस्तान अमेरिका की मुखालफत मोल लेगा? क्योंकि चाइना और इंडिया के मामले में ऑलरेडी अमेरिका अपने मफादात सामने रखकर एक तरह का धमकाता भी है, और बहुत सारे मामलात अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात अपने हैं उन दोनों मुल्कों में, और वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान की उनके साथ अच्छी हो। तो आपको लगता है कि अब पाकिस्तान अमेरिकी मुखालफत मोल लेगा, ईरान के मुआहदों पर अमल दरामद करेगा, खारजा पॉलिसी इतनी एक्टिवली बहुत सारे ममालिक के साथ ताल्लुकात बहाल करना, कितना मुस्बत देख रहे हैं आप इसको? मुझे भी एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी ब्रिगेडियर साहब की कि अमेरिका हमें प्रॉस्पर नहीं करने देगा इकोनॉमिकली। 70 साल बाद ये रियलाइजेशन, क्या बात है, मजा आ गया। मतलब हमने पहले दिन से हमारा सबसे बड़ा इशू ये रहा है कि हम एक तरफ को झुकाव हमारा होता है। 7 साल मिस कर गए आप जी। 7 साल वो कह रहे हैं मिस कर गया। नहीं, वो जब आप अमेरिका के साथ बहुत क्लोज हो गए थे, मैं वहां से शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी, वो जाहिर है उस वक्त तो नहीं हुए थे इतने कि हम जब अमेरिका के कैंप में गए तो फिर 100% वहां चले गए। हमने ये देखा ही नहीं कि बाकी दुनिया भी पड़ी हुई है, उनके साथ भी हमने ताल्लुकात बना के रखने हैं। और यही होता है ना कि आपके सपोज एक मोहल्ले में आप रह रहे हैं कि एक नेबर के साथ आपने दोस्ती कर ली, दूसरे के साथ दुश्मनी कर ली, तो चैन से कैसे रह सकेंगे आप? हमारी पॉलिसीज़ अल्लाह के फजल से हमेशा से ही ऐसी हैं कि वो चेंज होती रही। मतलब कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी हमें नहीं नज़र आती कहीं भी। मतलब ज़ियाउल हक साहब पहले कहते हैं अमरीकी इमदाद को इट्स अ पीनट, अच्छा और पैसे आ जाते हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में वो वॉर ऑन टेरर पे पैसा आ गया, लेकिन बस ठीक है जी, वो चूंकि आ रहे हैं पैसे। अब वो जैसे हमारे बेशुमार यहाँ घराने आपको ऐसे नजर आएंगे जिनके को बच्चे को भाई बाहर बैठे हुए हैं, वहाँ से कमा के डॉलर्स में या रियाल में या दिरहम में या और करेंसीज में वो यहाँ भेज देते हैं। ये बैठ के आराम से ऐशी करते हैं कि जी काम की तो ज़रूरत ही नहीं ना। डॉलर्स में चूंकि पैसे आ रहे हैं तो हमारी करेंसी तो वैसे ही टके टोकरी हुई रहती है, तो इसलिए उनकी ज़िंदगी बड़ी शाहाना होती है। हमारा ओवरऑल पाकिस्तान की हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे, जो हमारी अशाफिया है, उसका यही तर्ज अमल रहा है। और बिल्कुल अमेरिका से तो बाहर तो जा ही नहीं सकते, किसी सूरत नहीं जा सकते। अच्छा फिर CPEC आया, चाइना के साथ हुआ, तो हम टोटल चाइना के साथ चले गए कि जी वो बस अब चूँकि चाइना ही है। मुझे याद है वो इनकी वो होती थी एक खातून सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने एक दफ़ा कांग्रेस में ये कहा था कि हम नवाज शरीफ को बड़ी मुश्किल अमरीकी कैंप में वापस लेके आए। वो जब मोटरवेज वगैरह बन रही थी कि ये साउथ कोरिया के करीब बहुत चले गए थे, तो ये मसले। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हमारे लिए चीज़ कौन सी अच्छी है, कि हम उसको बैलेंस रख के कैसे चल सकते हैं। इंडिया रशिया के साथ रहा हमेशा, हम अमेरिका को सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते रहे, कहते रहे। आज वो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया का है, हमारा नहीं है। मतलब ना रशिया के साथ हम बना के रख सके, और अमेरिका चूंकि हमने सारा इन्हिसार ही अमेरिका पे किया हुआ था। शायद उस बैरी बेड़े का आज भी हम इंतजार कर रहे हैं कि वो चला हुआ अमेरिका से, तो वो पहुंच जाएगा हमारी मदद के लिए। उसी मदद के चक्कर में हम फंसे हुए हैं। मुझे ये खुशी है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई
जुर्रतमंदाना मुझे नजर आ रहा है चीज के जी ठीक है ईरान के प्रेसिडेंट आ गए हैं, अब अमेरिका कुछ कहता रहे। मैं ये नहीं कहता कि उससे लड़ें, वो लड़ना तो मुनासिब है ही नहीं, लेकिन अमरीकियों का भी एक क्वालिटी है दुआ, वो जो बंदा उनके सामने खड़े होकर बात कर सके ना, वो उससे उसके आर्गुमेंट को सुनना चाहते हैं, वो उससे निगोशिएट करना चाहते हैं। हमारा मसला ये रहा है ना कि मतलब लेट जाते हैं हम हमेशा। अगर अब ना लेटे हम और खड़े होकर बात की कि इंडिया अगर रशिया से ऑयल लेता रहा सिर्फ इसलिए कि उस वक्त बहुत महंगा था और उसको सस्ता मिल रहा था अपने लोगों के लिए, हम वो जुर्रत क्यों नहीं कर सकते? हमें भी उस तरह की जुर्रत की जरूरत है। और क्या करेगा अमेरिका आपके ख्याल में कि वो मिसाइल मार देगा आके? इस तरह की चीजों पे नहीं मारा करता। तो आप अपनी पॉलिसीज में कुछ थोड़ी जुर्रत पैदा कर लें, यकीन करें इस मुल्क ये मतलब ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आई डाउट कि हम इस पे खड़े रह सकेंगे, क्योंकि जो माजी के मेरे तजुर्बात हैं वो मुझे हौसला नहीं देते। मैं क्या करूं? जी आमिर साहब, व्हाट डू यू थिंक? आपको भी डाउट है कि आपको लगता है कि अगर ये एक हम मुतहरिक पॉलिसी, खारजा पॉलिसी देख रहे हैं, ऑल्दो हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी पर हमेशा ही सवालिया निशान रहा है, तो आपको लगता है कि अब जिस तरह का हम एक बड़ी एक्टिविटी देख रहे हैं, अब आपको लगता है ये आगे ये सस्टेन भी करेगी? क्योंकि अमेरिका ने तो हमेशा अपने मफादात को तरजीह दी है। अगर पाकिस्तान अपने मफादात को तरजीह देगा तो क्या आपको लगता है कि इसके लॉन्ग टर्म फायदा होगा या कुछ खदशात जुड़े हैं इसके साथ? बहुत अच्छी गुफ्तगू अयाज साहब और ब्रिगेडियर साहब कर चुके और मैं बहुत तल्ख गुफ्तगू करूंगा। चूंकि मुल्क हमारा बात हमें करनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे किसी को लीडर बनने नहीं दिया और जो लीडर बना उसका हमने बेड़ा गर्क किया। हम 70-71 की जंग हार गए, पाकिस्तान तोड़ दिया और भुट्टो साहब ले आए, हमारी फौजियों को वापस लाए, हमने उसे फांसी पे चढ़ा दिया। उसने एटम बम शुरू किया इस पाकिस्तान में, हमने उसके साथ क्या किया? नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को आज़ाद किया। वो साउथ कोरिया और अमेरिका जहन में रखें एक ही कैंप में, कोई वो मुखालिफ कैंप नहीं है। वो नॉर्थ कोरिया होता तो बात ठीक थी। हम बिल्कुल इत्तेदाल से चले, हर जगह पे जा रहे थे। हमारे ताल्लुकात क्लिंटन दौर में भी बेहतरीन थे। हमारे फौजी जर्नैल जो आज मरहूम हो गए, जनरल मुशर्रफ ने जो दिमाग में उनके फंसा हुआ था ना कारगिल वाला, वो बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा को भी ब्रीफिंग देते रहे। उन्होंने इनकार किया, उन्होंने फिर ज़बरदस्ती ये मंसूबा किया और वो क्लिंटन के पास जाके अपनी जो भी कहें बाइज़्ज़त वापसी पाकिस्तान की इसीलिए ले आए कि छुट्टी वाले दिन भी जाके दरवाज़ा खुलवाया। हमने उसका भी बेड़ा गर्क किया कि क्यों नवाज शरीफ ने काम किया। यहाँ फौजी जर्नैलों ने जो उनके जहन में आता था बेड़ा गर्क किया इस पाकिस्तान का, चाहे जिसका मर्जी नाम ले लें। यहाँ हर बंदे ने अपनी पॉलिसियाँ बनाई। जनरल कियानी क्या आए थे अमेरिका में कि हमने 40 साल जो अफगानिस्तान में बोया हम वो आज काट रहे हैं। वो बात कितने दिन ख़त्म हुई? हम आज भी वही काट रहे हैं। जो हम ये चाय पीने पहुंच गए थे, आपको पता होगा, और टीटीपी को पाकिस्तान ले आए, हमें क्या मिला उससे? उसकी वजह यह है कि पॉलिसी हमारी, हम अपनी जो सोचना था ना कि मैंने बनानी है उसका बेड़ा गर्क कर दो। आज बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई अगर चीजें समझनी है तो या आप अपने दोस्तों से सीखते हैं या दुश्मन से। तो दुश्मन इंडिया है जिसने पूरी दुनिया में सबसे ताल्लुकात बनाए, जहां कुछ लिया टेक्नोलॉजी साथ लेके आया। हमने क्या किया? कमीशन ले लिया। बस बड़ी से बड़ी बात ये हुई। वहां दिफा से लेके मोबाइल फोन और गाड़ियां तक सब वहां बन रही हैं। हमें दुश्मन से सीखना चाहिए। हमारा दोस्त है चाइना, वो इंडिया को दुलतियां भी मार रहा है, पिटाई भी कर रहा है और तिजारत भी कर रहा है। कोई मसला नहीं हुआ उनको। हमारे पास ये है कि जज्बाती तकरीरें हैं, हम बैठ के करना ही नहीं चाहते। यहां पे इंडिया के साथ तिजारत को, गुफ्तगू को इस तरह बना दिया जैसे गुनाह हो गया है। भाई आप एक तरफ चाइना की मिसाल देते हैं, सऊदी अरब देख लें, उनके बादशाह चलते हैं, वो रशिया भी जाते हैं, वो इंडिया भी जाते हैं, वो कारोबार कर रहे हैं। तो आप भी कारोबार कर लें यार, कहीं समझ लें कि ये पाकिस्तान है, मेरा और आपका और अवाम का मफाद है। हमें सबके साथ चलना है, लड़ाई अपनी, हमारे मसाइल अपनी जगह पे, उन इश्यूज को जिंदा रखें, ना जज्बाती हो जाएं कि जी हमें पीनट से ज्यादा मिल गए तो हम खुश हो जाएं और भूल जाएं। हमने, ठीक है, ज़ियाउल हक के दौर को मैं इसलिए जीरो भी नहीं करूंगा, हमने एटम बम उसी दौर में बनाया, कुछ मतलब उसकी कबातें ज्यादा हुई, अच्छाइयां कम हुई। तो यहां तो कभी बहस नहीं होती शान मशरिकी पाकिस्तान पे, यहां किसी को सजा नहीं होती, कारगिल पे अलामती सजाएं भी नहीं होती। तो आज शहबाज शरीफ हो, ये
जनरल आसिम मुनीर हों, बैठ के खुली बात करें कि जी ये सियासत है, ये इमरान खान ने बुरा किया है, ये अच्छा किया है, बिठाओ सबको, बिठा के पार्लियामेंट से मंजूर करा लो कि भाई अब हमारे पास कोई दास्तान नहीं है कहानी सुनाने के लिए कि कोई बंदे आपको पैसे दें, आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट लानी है, माहौल बनाना है, तरीकाकार बनाया। आपने नवाज शरीफ का जिक्र किया, मैं ज़िमनन बता दूं कि वो कोई दौरा सीपैक से मुतालिक नहीं है, वो अपने नवासे और पोते के साथ और एक दो बिजनेस दोस्तों के साथ गए हैं उस जगह पे चाइना में जहां वो पहले भी नुमाइश में जाते रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान से काफी दर्जनों बड़े बड़े बिजनेस मैन इंडस्ट्रियलिस्ट वहां जाते हैं कि एक ही छत तले सारे कारोबार मिल जाते हैं। जाहिर है वो फ्री हैं, अपने पोते और नवासे को दिखा रहे हैं, यूरोप में वो पढ़ के आए हैं, पाकिस्तान में कारोबार है, सऊदी अरब में कारोबार है, वो आगे जा रहे हैं। उसका सीपैक से या कोई खारजा पॉलिसी से ताल्लुक नहीं है, ये उनका पर्सनल विजिट है और 1 हफ्ते का है। अच्छा, ये राना साहब जरा ये, क्योंकि इस हवाले से भी तनकीद हो रही है इस पे कि ये शायद सरकारी खर्चे पे वो गए हुए हैं और वहाँ होटल्स में भी सरकारी खर्चे पे ठहरेंगे। नहीं जी नहीं, ना वो सरकार का कोई बंदा है। पहले देखे ना, वजीर खारजा का नाम चला दिया, वो फॉरेन ऑफिस ने तरदीद की कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो विजिट पे हैं। देखे ना, हुसैन नवाज शरीफ का बेटा जिक्रिया उनके साथ खड़ा है, तस्वीर आज उन्होंने जारी की है PMLN ने। दूसरी तरफ मरियम नवाज का बेटा, नवासा और पोता, बीच में शेख आसिफ उनके एक लाहौर के बिजनेसमैन है, 2 और दोस्त खड़े हुए, जो तस्वीर जारी हुई है, मैं जानता हूं उनको, कि वो बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं ना कि भाई क्या करना है, कारोबार तो आखिर उस फैमिली ने अगर यहां करते हैं तब तबाही, बाहर जाते हैं तब तबाही, तो कोई बंदे ने काम ही नहीं करना, वो फ्री है, MNA है ना, अब किसी सरकारी ओहदे पे तो नहीं है ना, सरकार के किसी वसाइल से गए हैं, अपने टिकट पे गए हैं और जगह पे भी जाएंगे, घूमते फिरते हुए भी नजर आएंगे हमें अभी। जी फैसल साहब, आपको क्या लग रहा है खारजा पॉलिसी जो इस वक्त हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात बहाल होते हैं, ऑल्दो अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ज़ाहिर है वो इंडिया का एक तरह से उसके मफादात हैं, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है अमेरिका की जिस मुल्क के साथ मफादात हो, अगर पाकिस्तान से उसके मफादात जुड़े हों तो वो पाकिस्तान के साथ भी उसके बड़े अच्छे हमदर्दाना ताल्लुकात वाबस्ता हो जाते हैं। तो आपके ख्याल में ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है आपको लगता है, और मुआशी तौर पर इस वक्त जिस मुल्क को जिस चीज़ की ज़रूरत है कितनी काम आ सकती है, कितनी फ़ायदेमंद है? देखिए, अगर अमेरिका हमसे नाराज़ हो रहा है तो फिर ये हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी जो है ना वो सिम जो है वो दुरुस्त होती जा रही है, इसीलिए अमेरिका नाराज़ हो रहा है। अमेरिका के किसी से या दुनिया में किसी मुल्क से भी जो है ना ये हमदर्दाना ताल्लुकात होते नहीं हैं, ये मर्ज से पाकिस्तानियों का दुनिया से मफादात पे चलती है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, कभी मज़हब का चूरन बेचता है, कभी पड़ोसी का चूरन बेचता है, कभी बिरादराना इस्लामी मुल्क का चूरन बेचते हैं। ये चूरन से पाकिस्तान में बिकते हैं और दुनिया में कहीं नहीं बिकते, ना इनका कोई ख़रीदार है ना इनको कोई बेचता है। हमें सच बोलना होगा, और सबसे बड़ा सच खारजा पॉलिसी के हवाले से ये है कि जब नवाज शरीफ साहब के दौर में भारत के साथ ताल्लुकात अच्छा करने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त जिन जिन लोगों ने उन कोशिशों की मुखालफत की वो सारे कौमी मुजरिम हैं, चाहे वो सरकारी हैं या गैर सरकारी हैं। इन हकीकतों को जब तक तस्लीम नहीं करेंगे, अब आगे ये मत देखें कि वो अमल कौन कर रहा था, सच बोलें, चाहे जो आपका बदतरीन दुश्मन भी क्यों ना कर रहा हो, क्योंकि अपने में आपको सबसे अजीज चीज़ जो है ना वो पाकिस्तान और पाकिस्तान का मफाद रखना होगा। आप आसमान से चांद तोड़ के लिए आए, कुछ भी कर ले, इस मुल्क के हालात जब तक बेहतर नहीं हो सकते, जब तक आपके भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। ये कैसा मुल्क है कि यहाँ आप ये बात भी करें कि हमें भारत से ताल्लुकात बेहतर करने, तो आपको जो है पाकिस्तान का दुश्मन समझ लिया जाता है। ये कैसी पॉलिसी है, ये कैसी हिकमत अमली है? दुनिया का हर मुल्क जो है वो भारत में जाके लेटा हुआ है, ताल्लुकात बेहतर नहीं कर रहा, लेटा हुआ है, हम उसको बिलावजह में जो है वो आके दिखाते हैं। और जिनके लिए हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, वो भी भारत के साथ जाके मिल रहे हैं। सारे मुल्कों को उठा लें, लेकिन हमें नहीं जाना। हमारी कौन सी अब है क्या इस मुल्क में, हमारी औकात क्या है जो हम बिलावजह की जो आके दिखाते हैं? इसलिए चंद अफराद की ख्वाहिश होती है, चंद अफराद ने किसी को नीचा दिखाना होता है, इसलिए ये सारी पॉलिसियाँ बनती है इस मुल्क की। खारजा पॉलिसियाँ चंद अफराद की ख्वाहिशात पे बनती है इस मुल्क के अंदर। जी। इस हकीकत को तस्लीम कर ले कि नवाज शरीफ के हर दौर में जो है भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, और इस मुल्क में ऐसे लोग थे, ताकतवर लोग थे, जिन्होंने इन कोशिशों को सिर्फ नाकाम नहीं बनाया, बल्कि अगर ऐसी कोशिशें कर रहे थे तो उनको बोला ये पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम हो रहा है, ये पाकिस्तान से गद्दारी की जा रही है। भाई क्यों ऐसा किया गया? आज जो इस मुल्क में जो कीमत उसके जो भुगती है उसका एक बहुत बड़ा सबब है। आपको पता है, मुझे कोई नवाज शरीफ साहब से हमदर्दी नहीं है, लेकिन सच बोलना होगा, चाहे वो कोई भी हो। आज भी अगर आपको भारत से ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये बुनियादी कुलिया है पाकिस्तान की तरक्की का। सही। इसको अगर मोदी साहब ये कहते हैं
कि भाई हमें तो आज तक यही समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान में बात किससे करनी है। आप ईमानदारी से बताएं कि गलत कहते हैं। भाई इस मुल्क के वज़ीर आज़म को इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो किसी के साथ ताल्लुकात बेहतर कर ले, तो काय का वज़ीर आज़म है? वो किस चीज़ का वज़ीर आज़म है? जिस वज़ीर आज़म को खारजा पॉलिसी बनाने का जो है वो इख्तियार हासिल ना हो, जिस वज़ीर आज़म को ये तय करने का इख्तियार हासिल ना हो कि किसी के साथ ताल्लुकात खराब है तो उनको बेहतर कर लिया जाए इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस आने वाली नस्लों के लिए। लेकिन हम जो है उसमें भी जो है वो रुकावट पैदा करते हैं और एक कौमी नजरिया बनाकर, एक कौमी बयानिया बनाकर जो इस बात की मुखालफत करते हैं कि ये काम हम इस मुल्क में नहीं होने देंगे और जो ये बात करेगा उसको हम इस मुल्क का गद्दार बना देंगे। मजाक है, हर दफा गद्दार, इससे कम पे तो पाकिस्तान में तो इससे कम पे बात ही नहीं होती है। बिल्कुल, आगाज ही गद्दार से होता है। सही है जी, ये ऐसे नहीं चलेगा मुल्क। अगर आज शहबाज शरीफ साहब यकीन करें ये स्टेप ले ले, जी मैं आखिरी बात कह दूं कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो इस हवाले से नवाज शरीफ साहब ने जो काम अधूरा छोड़ा था भारत से ताल्लुकात का, आप यकीन करें अगर शहबाज शरीफ साहब ये स्टेप ले ले और किसी खौफ छोड़ा था या छुड़ा दिया था, यकीन करें वो सियासत में जो भी था छुड़ा दिया था, जो भी था, जी जी, इस बहस का फायदा नहीं है आमिर साहब। तो आज अगर शहबाज शरीफ साहब वही से मामलात को आगे बढ़ाए, यकीन करें तारीख में अमर हो जाएंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने मेहरबानी रहम करो। लेकिन दुआ बात यह है कि ये इट इज वेरी इजी सेइंग, बात ये बिल्कुल तजारत होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए माहौल किसने ठीक करना है? इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान में फाइनेंशियल टेररिज्म कर रहा है। गुलबशन यादव की मिसाल है, 370-35 रिवोक करके कश्मीर पे कब्जा कर लिया। अभी वो कह रहा है कि पाकिस्तानी भीख मांगने गंदम लेने के लिए, ये उसके अल्फाज हैं इस बुचर के लिए जो गुजरात का है। बात ये क्या बातें कर रहे हैं आप? तो देखिए बात ये कि कहीं ना कहीं आप पहले बैलेंस आउट करें एंड देन गो फॉर। आज आप मुज़ाकरत मीन आपने कश्मीर को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कश्मीर को साइड कर लें, बिजनेस कर लें, बिल्कुल बिजनेस करें, लेकिन देन इंडिया को रियलाइज करना चाहिए कि नेबर के साथ सॉवरेन कंट्री की तरह बिहेव करें। वो तो वर्ल्ड कप जीत के आने वाले ने कर लिया था। दैट इज द थिंग। देखिए ये बातें करने का फायदा नहीं है। आप बिल्कुल, लेकिन न्यूक्लियर मुल्क है, फॉरेन सॉवरेन कंट्री में बैठ के बात करें, फाइंड सॉल्यूशन एंड गो फॉर बिजनेस। साहब आपकी बात ब्रिगेडियर साहब अगर इजाजत दें तो आप नहीं समझे, फिर नहीं समझे आप, नहीं समझे। पहली बार चाइना जो हमारा एक ऑफिशियल विजिट था उस पे गया था 2004 में। 20 साल पहले चीनियों ने एक ही बात हमारे डेलीगेशन को समझाई थी कि यार तिजारत करो इंडिया से, खुद को पांव पे खड़ा करो। हमने हांगकांग वापस ले लिया ना, तुम कश्मीर भी ले सकते हो, लेकिन हमें वो समझ नहीं आई। हम सिर्फ कश्मीर लेते रहे और आज अपनी हालत ये कर बैठी है। और अगर मोदी ये कहता है कि गंदम के लिए भीख मांग रहे हैं तो हम मांग रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, हमने अपना इसका एतराफ करना चाहिए। स्टेटस बनाई यही तो गलत थोड़ी है जी इलियास। इन जज्बाती कलमों से हमने लिया क्या? देखिए जो भी है सूरत हाल, हमें अपनी खारजा पॉलिसी आज़ाद बनानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी के मरून मिन्नत हो, अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, रूस नाराज़ हो जाएगा, फ़लान नाराज़ हो जाएगा। हमसाया ममालिक हैं, हमें बिल्कुल इनसे अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, ईरान से, इंडिया से। लेकिन जो भी है ये भी बात है कि एक लिमिट तक देख के कि बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो आउट ना हो, पाकिस्तान के हक़ में हो, पाकिस्तान की चीज़ें भी उनको जाएँ और उनके साथ ऐसे करें कि लिस्टें बनाएं और बैठ के इसमें बातचीत हो ताकि बेहतर अंदाज से काम किया जा सके। जैसे आज का दौरा था, इसमें हमें ये नहीं खदशा कि जी अमेरिका नाराज़ हो रहा है तो नहीं, ठीक है, हमारे हमसाया मुल्क के हमसे इससे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए हमारे। बल्कि पिछले दिनों ताल्लुकात ख़राब भी हुए थे सरहद पर, तो वो बिल्कुल उसके बदले में बिल्कुल अब हालात बेहतर करने के लिए इसको करना चाहिए। ये भी वो आज यही भी सबसे बड़ा देख रहे थे कि लाहौर में दौरा कर रहे हैं, ये भी देख रहे थे, बातचीत हो रही थी कि जी कोई अमेरिका नाराज़ ना हो जाए, कोई ज़्यादा उनके साथ इस तरह कर दिया तो ये हो गया। ये चीज़ें अजीब सी बातें लग रही थी। हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए, हमें किसी के नहीं करनी चाहिए। हमने जो जिस मुल्क से ताल्लुकात रखने, अगर आइसोलेट होके हमने देख लिया कि हम अकेले होके हमने क्या फ़ायदा देख लिया, कुछ नहीं हुआ। हमारी जिससे भी लड़ाई हुई हमें किसी ने देखा, जब पिछले चंद सालों से खारजा पॉलिसी ना होने की वजह से हमारे किसी ने सहारा दिया, किसी ने, एक दोस्त था चीन जो हमारे साथ खड़ा हो जाता था, इसके अलावा किसी ने देखा, साइड पर हो गए सारे। लेकिन अब हालात बदलने होंगे। जो पिछले 3-4 साल में आपने देखा कि मुल्क के हालात कहाँ गए, खारजा पॉलिसी ना होने की वजह से सारा
सत्यानाश हो गया। अब हमें उस हालात को बदलना होगा, आगे बढ़ना होगा, हर ममालिक के साथ अपना करना होगा, इनसे ताल्लुकात बनाने होंगे, अपनी अफरादी कुव्वत को उधर भेजना होगा। जो मुल्क में बेरोजगार लोग हैं ना, उनको उधर भेजना पड़ेगा ताकि वो ज़र मुबादला कमा के पाकिस्तान लेके आ सकें। और ये है कि पाकिस्तान से उधर से कुवैत से भी निकाल दिए, कतर से भी पाकिस्तानी निकाल दिए, सऊदीया से भी भेज दिए। आप देख लें सऊदीया में कितने इंडियंस काम करते हैं, कितने पाकिस्तानी काम करते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस। हम एक चौथाई काम करते हैं दूसरे ममालिक में। हमारे पास जो अफरादी कुव्वत है वो टेक्निकल ही नहीं है, दूसरे ममालिक की जाती है और वो बेहतर पैसे कमाते हैं, अपने मुल्क में ज़र मुबादला लेके आते हैं। हम 3-4 अरब डॉलर ला के ही वो शोर डालते हैं कि जी वो बाहर से पैसे भेजते हैं, जी वो रोशन अकाउंट, ये वो इस तरह की पॉलिसी अपनी मुल्क के अंदर से पहले ठीक करनी पड़ेगी। खारजा पॉलिसी भी खुद बनानी पड़ेगी, अपनी किसी के कहने पर नहीं डिक्टेट करवानी, खुद बनानी पड़ेगी। मुख्तार खारजा की ज़रूरत है और जो जिन ममालिक के साथ भी ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। और ये एक जो पॉलिसी का तसलसल है, ये वाकई तसलसल रहना चाहिए। बहरहाल एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। क्विकली ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सवाल, मुल्क में इस्तेहकाम के लिए सियासी कुव्वतों में सियासी डील होनी चाहिए, इस पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम के साथ सियासी इस्तेहकाम की शदीद ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें अभी तक इस्तेहकाम लाने में नाकाम रही हैं। आज उसकी निशानदेही चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी की। वो कहते हैं कि इलेक्शन के बाद जिस सियासी इस्तेहकाम की तवक्को थी वो मुल्क में नहीं आ सका। सियासी कुव्वतों को आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए। लेकिन नाज़रीन, क्या सियासी कुव्वतों में मुज़ाकरात मुमकिन है? इस हवाले से सवालात मौजूद हैं, क्योंकि इसे अक्सर डील और ढील का नाम दे दिया जाता है और सिलसिला आगे नहीं बढ़ पाता। आज बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ये कहती हैं कि बानी पीटीआई किसी किस्म की डील नहीं करेंगे, तमाम केसेस का सामना करेंगे। खुद बानी पीटीआई ने भी कहा कि मुझसे डील की ना किसी ने कोई बात की, ना कोई पैगाम आया। ताहम तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने यह उम्मीद जाहिर की कि बानी पीटीआई इस माह के आखिर तक जेल से बाहर आ जाएंगे। पीएमएलएन के रहनुमा राना सनाउल्लाह पहले कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात करे तो बानी पीटीआई की रिहाई बड़ी बात नहीं है। क्या सियासी कुव्वतों में मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकल सकता है? अब आपसे आगाज़ कर रहे हैं, आपको लगता है कि मुल्क में इस्तेहकाम के लिए सियासी कुव्वतों में सियासी डील हो जानी चाहिए? देखें जी, सियासी डील पे कभी कोई भी जी शऊर शख्स ये नहीं कह सकता कि डील नहीं होनी चाहिए। जराइम अपनी जगह पे मौजूद होते हैं, क्राइम अपनी जगह पे मौजूद होते हैं, शवाहिद ला के उनको साबित करना होता है अदालतों के ज़रिए। इमरान खान को पहले मरहले पे सज़ाएँ हुई, दूसरे मरहले पे एक केस में सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, ज़मानत हो चुकी है, दूसरे में और तीसरे में फ़ैसले होने हैं, क्योंकि ये अदालतों के ज़रिए ही सज़ाएँ हुई थी और उसी के ज़रिए ख़त्म हो जानी है या आत्मी हो जानी है जी। तो उसके बीच में कल ECL से लोगों के नामों का परसों निकालना, ये एक कोई भी कुछ भी कहे कि कुछ नहीं तो एक बड़ी डेवलपमेंट ज़रूर है और ये रास्ता है। कल उनके लोगों को जो सस्पेंड किए गए थे दोनों, उनको वापसी भी एक रास्ता है। कुछ लोगों का ख्याल यह है कि इमरान खान की अहलिया को बैरून मुल्क इलाज के लिए भी भिजवाया जा सकता है। जो भी कुछ हो रहा है अदालतों के जरिए हो, सियासी मसलतों के तहत हो, इस मुल्क में सियासी तौर पे अमन आना चाहिए जी। जो जायज़ शिकायत हैं उनको दूर करने के लिए पार्लियामेंट बेस्ट फोरम है। मैं हमेशा यही बात कहता आता हूँ, चाहे वो पिछला दौर था या अब है, कि बैठ के बात करें और तमाम स्टेक होल्डर्स। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप सिर्फ पार्लियामेंट में 4 लोग बैठ जाएंगे, आप फौज को अलग कर देंगे, आप अदलिया को अलग कर देंगे, या आप कहेंगे कि हम इन 2 को रगड़ देंगे या वो 2 आपको रगड़ देंगे। जी जी। ये मुल्क सबका है, यहाँ बिठा के बातचीत के जरिए अगर हल निकलता है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि जो हम पहले बात कर रहे थे, जी। आपकी खारजा पॉलिसी भी इस बात की मुतकाजी है कि यहाँ हमारे अपने अंदर के हालात ठीक होंगे तो हम किसी को दूसरे को मजबूत पैगाम दे सकेंगे। ठीक है जी। वरना तो हम ही आपस में लड़ के दूसरों को बता रहे होते हैं। बिल्कुल सही हो गया जी। अयाज साहब देखिए, बात सिंपल है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आमिर कि ये पॉसिबल नहीं है कि ये सियासी कुव्वतें बैठ जाएं और फैसला कर लें। नो, इस वक्त 3 स्पेशली अगर शख्सियात का नाम लिया जाए, एक आपके आर्मी चीफ हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और इमरान खान है। सबसे ज़्यादा अगर गलतफहमियाँ किसी में हैं तो ये इन 3 शख्सियात में हैं, और जो नज़र भी आती है हमें पॉलिसीज़ में। इसलिए तमाम स्टेक होल्डर्स जब बैठ के बात करेंगे, और ये इतना ज़रूरी है, मैं आपको बताऊँ, ये यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो बात की है, ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी बयान उसको समझें आप। और नो डाउट चीज़ें जो बेहतर हो रही हैं, ECL से भी नाम निकाला गया, ये अल्लाह करे कि ये पॉजिटिव समत में कदम हमने उठा लिए हों और चीज़ें इस काबिल हो जाएं
कि ये एक इस मुल्क को स्टेबिलिटी की जो ज़रूरत है, और स्पेशली अब ईरान के प्रेसिडेंट के दौरे के बाद अमेरिका अगर नाराज़ होता है ना, तो यहाँ यूनिटी होगी तो हम अच्छे तरीके से जवाब दे सकेंगे। जी ब्रिगेडियर साहब। आई थिंक मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इलियास राना साहब और इलियास से कि ये इस वक्त मुल्क की सबसे ज़रूरत है। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ अ की टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और जो ये पहला स्टेप है ECL का, ये बहुत अच्छा स्टेप है। एटलीस्ट कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव स्टेप हुकूमत की तरफ से आया है। और सेकंड, आई स्टिल फील एक ओवरऑल नेशनल डायलॉग की बात कॉल दे रहे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, देखें कौन आता है कौन नहीं आता, और उसमें जिसके भी जो तहफ़्फ़ुज़ात लेकर आए, चाहे वो PTI है या मौलाना फजल रहमान है, कोई पार्टी, सब अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेके और बैठ के बामी अंडरस्टैंडिंग करें। और क्लियर होना चाहिए कि अगर पानी PTI के केसेस खत्म होते हैं कोर्ट के थ्रू, फिर उनको भी ये इनकम्बेंट होना चाहिए कि पीठ पर नहीं जाएंगे बल्कि वो असेंबली में आएंगे, बैठेंगे और कंस्ट्रक्टिव रोल एज अ पॉजिटिव ऑपोजिशन अदा करेंगे। आई थिंक इस तरीके से कैरियर का कोई ना कुछ हाल नहीं करता। जी फैसल साहब। ये तो एक ऐसी बात है ना, इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता। हर इंसान बोलेगा भाई बैठना चाहिए सियासी कुव्वतों को, लेकिन क्या सियासी कुव्वतें ये कहकर बैठेंगी कि आज के बाद हम किसी गैर सियासी कुव्वत की जो है मदद हासिल नहीं करेंगे? अगर वो ये कहकर नहीं बैठेंगी, ये सोच के साथ बैठेंगी जब ज़रूरत पड़ेगी हासिल कर लेंगे तो मसला हल नहीं होगा। अभी भी अगर कोई बात पसे पर्दा कोई बात चल रही है तो आप यकीन करें कि उससे उस जमात को, उस जमात के लीडर को या उसकी अहलिया को या उसके चंद कारकुनों को तो फ़ायदा पहुँच सकता है, लेकिन उससे जो है ना इस मुल्क को या जमहूरियत को या निज़ाम को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। जो भी डील चल रही है, जो भी बातचीत हो रही है, भाई आप खुल्लम खुल्ला करें। हर आदमी, हर इदारा बताए कि उससे क्या क्या गलतियां हुई हैं और हमने माजी में ये काम नहीं करने। हर इदारा, हर सियासी जमात जो है अपने लिए हदूद का तयन करे और बताए कौम को भाई इस पूरे खेल में मैं और आप भी तो फरीक हैं, ये लोग फरीक हैं, सियासतदान और ताकतवर लोग ही फरीक हैं। भाई 24 करोड़ लोग भी तो इस सारे खेल के फरीक है ना, उनको आप फरीक क्यों नहीं समझते? उनको भी तो आप एतमाद में लेना, उनको भी तो आप बताएं ना भाई कि हमारी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई है यार, आइंदा हम ये काम नहीं करेंगे। बाकी अगर किसी को वक्ती तौर पे फ़ायदा पहुँचाना है, मुस्तकबिल में फ़ायदा पहुँचाना है, किसी पर से हाथ रखना है, किसी पर से हाथ हटाना है, तो ये तो फिर एक नया खेल है ना। इसका मुझे आपको कौम को तो फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुँच जाए, नून लीग को नुकसान पहुँच जाए, तो उसका हमें और आपको क्या करना है? हमें और आपको तो एक साफ़ सुथरा पाकिस्तान चाहिए भाई, जिसमें इस कौम के बारे में फैसले हों, इस कौम के बारे में सोचा जाए, हमारी नस्लों के बारे में सोचा जाए। अगर किसी सियासी जमात की बेहतरी के लिए रास्ता निकाला जा रहा है, किसी सियासतदान की बेहतरी के लिए रास्ता निकाला जा रहा है, तो निकालते रहे। पाकिस्तान बेहतर नहीं होगा इससे, ये तयशुदा बात है। जी इलियास साहब। ये बिल्कुल ठीक है कि इनफरादी तौर पर नहीं देना चाहिए पार्टी को। ये बिल्कुल एक ऐसा सिस्टम करना चाहिए, बैठ के मुज़ाकरात करके मुस्तकिल हल निकालना चाहिए। ये आर्जी हाल छोटे मोटे इस तरह करके, ये माजी में भी इसी तरह होता रहे कि रिलीफ दे दिया, NRO दे दिया, इस तरह मसले हल कर दिए, लेकिन उसका मुस्तकिल कोई हल नहीं निकलता। उसके बाद फिर दोबारा एक इशू बना रहता है। लेकिन अब ये है, डील को छुपा के नहीं करना चाहिए। अगर हो रही है तो सामने लेके आना चाहिए, सबको पता चले कि जी, आवाम को पता चले, लोगों को जो सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर, जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उन लोगों को बताया जाए कि ये डील हो रही है जिसमें हम ज़ाती तौर पर ले रहे हैं कि आवाम के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ। अगर वो ज़ाती तौर पर ले रहे हैं ताकि ये भी आवाम को पता चले कि ये सियासतदान आवाम के लिए नहीं अपने लिए करते हैं, तो जब मुश्किलात पड़ती हैं, आपस में लड़ते हैं, तो भुगतता कौन है? आवाम। अब देख लें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने के लिए इकॉनमी की स्टेबिलिटी नहीं है, ना कोई इशू बन के कितने साल से मुल्क बर्दाश्त कर रहा है। पहले दहशतगर्दी की लपेट में थे, फिर सियासी मसले के पे हर चीज़ में इकॉनमी हिट होती है। जब इकॉनमी हिट होता है हर बंदा हिट होता है। तो इसलिए यही पॉलिटिकल तौर पर ये मसलों को हल करने के लिए इनको बैठना चाहिए और मसलों का हल निकलना है। ECL से में है ये नाम शाम जो निकले हैं, ये मेखल इनके इनफरादी तौर पर सबकी एडजस्टमेंट हुई हैं। जिन लोगों की एडजस्टमेंट हुई हैं उनके मसले के हल हुए हैं, जबकि उनसे कोई डील छील की बात है, PTI से कोई ऐसी बातचीत नहीं हो रही, कोई मसला देखने में नहीं नजर आ रहा। सर्टिफिकेट एडजस्टमेंट करा दो, साढ़े ना ECL छिपवा दो, नहीं आपका नाम डलवा दे, वो नाम तो आएगा ना। ये तो फिर बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं ना, आपका नाम डलवा दिया, उनका निकलवा दिए। ये सारे इनफरादी तौर पर जिनकी डीलें हो रही हैं आपस में, उनके मसले हल हो रहे होंगे। ये देखिए कुछ दिन बाद सब चीखने लग जाएंगे कि इनकी डीलें हो गई है, इनको रिलीफ मिलना चाहिए। कहते हैं कि डील तो है, डील का लफ्ज ही नहीं एग्जिस्ट नहीं करते ये, बिल्कुल नहीं। अब नाम बदल देंगे उस चीज का। वक्त हो गया जी, आप सबका बहुत शुक्रिया।
आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।